नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। राजनीति एक ऐसी नीति जिसमें नीतियों का ख्याल शायद कभी रखा ही नहीं जाता है, जिसमें नीतियां सिर्फ आगे बढ़ने के लिए होती है। जो भी व्यक्ति राजनीति में है वो जिस भी पायदान पे है उसकी इच्छा अगली पायदान पे जाने की होती है, और पायदान के लिए अगला कदम जब रखा जाता है तो अपनों के कंधों का इस्तेमाल किया जाता है, शिरों का इस्तेमाल किया जाता है, और अगला कदम हमेशा कंधे पे रख के या सिर पे रख के ही पार किया जाता है। ये पायदान इतनी खतरनाक होती है, ये पायदान इतनी गंभीर होती है कि इसको देखकर कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ पर कौन अपना और कौन पराया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने के लिए, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ही जंग लड़ी जाती है। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। ये इतनी गंभीर बात है, लेकिन एक कड़वा सच भी है। राजनीति को जानने और समझने वाले लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर आगे बढ़ना ही, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना ही एकमात्र मकसद होता है, और जो कार्यकर्ता, जो समर्थक अपने नेता के साथ लगे होते हैं उनको भी इसमें कुछ नाजायज नहीं लगता है। और फिर होता है भीतर घात, और ये आज से नहीं, सदियों से और सालों साल से देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, और लोगों द्वारा समझने की कोशिश की जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने हरियाणा में कुछ ऐसा ही मंजर दिखाया। तमाम पार्टियां जब चुनाव खत्म होने के बाद विश्लेषण करने लगी तो बहुत सारे ऐसे वाक्य सामने आए जिसमें यह लगा कि कहीं ना कहीं हर पार्टी में भीतर घात हुआ है। खासकर दो बड़ी पार्टियों की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, लगातार देखने को मिला जिन नेताओं पे भरोसा किया गया, जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया, अब वही उम्मीदवार अपनी पार्टी के साथियों पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें साथ नहीं मिला। दोस्तों, रामायण के सुंदरकांड में एक दोहा रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास ने भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि जब सचिव, वैद्य और आपके सहयोगी या गुरु आपसे भय के कारण या किसी आस के कारण झूठ बोलते हैं तो आपके शरीर का, आपके ज्ञान का और आपके राज्य का नाश होता है। महत्वाकांक्षाएं ऐसी ही होती है जहां कुछ मायने नहीं रखता, केवल अपना अस्तित्व मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत लगाई थी। भारतीय जनता पार्टी ये सोच के चल रही थी कि 2019 का परिणाम एक बार फिर से दोहराया जाएगा, लेकिन अब जो खबरें आ रही है उसमें साफ पता चल रहा है कि 5 जिला अध्यक्षों के नाम तो ऐसे हैं जिन पे भीतर घात का आरोप लग रहा है, उन पे कार्रवाई हो सकती है। पिछले टर्म में जो 1-2 MP ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया। इसके अलावा पार्टी के नेता सरकार में बैठे अफसरों पर आरोप लगा रहे हैं। ये बड़ी गंभीर बात है। मतलब क्या है इसका? क्या सचिव यानी अधिकारी, क्या मंत्री या नेता एक दूसरे के नहीं है? बड़ी गंभीर बात है। कांग्रेस में भी कुछ इस तरह के ही वाक्य सामने आए हैं। ये किस तरह की राजनीति है और इसके संकेत क्या है, इन पे विचार करना, विमर्श करना बेहद जरूरी है। और इससे क्या समझा जाए, 4 जून नजदीक है, आने वाली है, और 4 जून से पहले जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उनसे मतलब निकालना बेहद जरूरी है। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए नवीन धमीजा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरियाणा की राजनीति समझते हैं और हरियाणा की क्या
राजनीति में इस तरह के हर पहलू को समझते हैं, ये क्यों होता है और इस पे अगर कार्रवाई हो भी जाए तो फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव 4 महीने बाद है। तो हर नेता ने जो भी कदम उठाया होगा अपना भविष्य देख के उठाया होगा। क्या इसको इस तरह जस्टिफाई किया जा सकता है या इसके कुछ और मायने भी हो सकते हैं? नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद डबास जी। आज गंभीर विषय, वाकई में गंभीर विषय। देखिए, चुनाव में हार जीत होती है। चुनाव अक्सर ये कहा जाता है कि मुद्दों पे लड़ा जाता है, लेकिन मुद्दों पे हमने जब से पत्रकारिता शुरू की और अब तक 2.5 दशक के आसपास का वक्त हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि कोई चुनाव हमने मुद्दों पे लड़ते हुए देखा है। हमने चुनाव जातीय समीकरणों पे लड़ते हुए देखा है। हमने चुनाव नेताओं के गुणा भाग गणित किस तरह से बढ़ाए जाते हैं और वोट किस तरह से अर्जित किए जाते हैं उन पे देखा है। लेकिन इस तरह से खुलेआम जो चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बैठक और 2 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है एमपीज पे जो 2019 में चुन के आए या विधायकों पे या अधिकारियों पे सीधा आरोप बोल दिया कि इन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया है। ये कैसी राजनीति चल रही है और इसका मायने क्या है? देखिए डबास जी, हार और जीत राजनीति के साथ साथ युद्ध में भी होती है जी और खेल में भी होती है जी। कोई भी खेल हो उसमें हार जीत होती है, युद्ध हो उसमें भी हार जीत होती है जी। और यही हार जीत राजनीति में होती है, चुनावों में होती है जी। चुनाव खेल की तरह भी लड़ा जाता है और युद्ध की तरह भी लड़ा जाता है जी। अब तो युद्ध ज्यादा लगने लगा है। देखिए, इसमें साम जो दाम विपक्ष वाले दंड हैं, भेद सब कुछ, जो विपक्ष वाले हैं, पक्ष विपक्ष आपस में योद्धा की तरह होते हैं जी। लेकिन पार्टी के अंदर जो भीतर घात होता है वो एक ऐसा खेल होता है कि अपने ही अपने को हराने के लिए काम करते हैं जी। तो उसमें वो खेल होता है जिसे राजनीति में खेला कहा जाता है जी। कि वो खेला होता है, खेला हो गया और वो युद्ध की तरह लड़ा जाता है। तो इन तीनों में ये है, हार जीत बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपने बात करी कि राजनीति में हर आदमी अगले पायदान पर चढ़ने के लिए लोगों का इस्तेमाल करता है जी। लोगों की इमोशंस के साथ भी खेला जाता है जी। लोगों के साथ झूठे वायदे भी किए जाते हैं, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। देखिए, आगे बढ़ने के लिए, अगले पायदान पर बढ़ने के लिए हर आदमी कोशिश करता है जी। वो चाहे राजनीति हो, चाहे वो नौकरी पेशा आदमी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो। हर आदमी चाहता है वो जीवन में आगे बढ़े, अपने अगले पायदान पर पहुंचे। लेकिन राजनीति में अगले पायदान पर पहुंचने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति अपनाई जाती है। उसमें कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता। कब दोस्त दुश्मन बन जाए और कब दुश्मनी से दोस्ती हो जाए ये नहीं पता। लेकिन तो बड़ा सवाल नवीन जी ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग में जो एमपीज हैं या एमएलए उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, अधिकारियों पे आरोप लगाए जा रहे हैं, और क्योंकि पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से चल रही है, केंद्र में सरकार है और 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, तो इसके संकेत क्या समझे जाए? ये तो बड़े गंभीर संकेत है सर। देखिए, राजनीति में भीतर घात का खेल हमेशा चलता रहा है, लेकिन अभी तक ज्यादातर ये था कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही और ज्यादातर समय कांग्रेस ने राज किया। तो जो पार्टी राज कर रही होती, जो सत्ता में होती है, आमतौर पे क्योंकि उनके पास एक बड़ा तबका होता है, बड़ी टीम होती है, शासन प्रशासन सब उनके साथ होते हैं, तो ज्यादातर भीतर घात भी उसी में होता है जी। हालांकि कांग्रेस की गुटबाजी कभी किसी से छिपी नहीं रही, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी तो बड़ी खुल करके सामने आती है और वो लोग खुले रहते हैं आपस में गुटबाजी में। जब आपस में गुटबाजी खुली होती तो आदमी को ये पता होता है कि मुझे इससे नुकसान होगा, ये आदमी मेरा नुकसान करेगा, लेकिन भीतर घात जो है वो बड़ा भयंकर होता है। और ये तो अच्छी बात ये रही कि पोलिंग के बाद इस तरह की बातें सामने आ गई। अगर पोलिंग से पहले ये बातें सामने आ जाती तो और नुकसान होना था पार्टी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो ये नुकसान संभालना ही मुश्किल हो जाता। भारतीय जनता पार्टी के साथ
ये जो भीतरघात हुआ है, ये मुझे लगता है कि दो कैंडिडेट्स ने तो लिखित में दिया है, उन लोगों ने तो शिकायतें की हैं। हाँ, सिरसा और सोनीपत। बिल्कुल बिल्कुल, सिरसा और सोनीपत, उन्होंने मौजूदा सांसद से लेके मौजूदा विधायक तक की शिकायतें की हैं, अधिकारियों की शिकायतें की है, कर्मचारियों की शिकायतें, 5 जिला अध्यक्षों की शिकायत, जिला अध्यक्षों की शिकायतें हुई हैं। जिला अध्यक्षों के पास न केवल भीतरघात की बल्कि पैसे में गड़बड़ी की भी उनकी शिकायतें मिली हैं। पैसे में गड़बड़ी की भी, फंड में गड़बड़ी। अब उनके खिलाफ क्या गाज गिरेगी, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई पार्टी करेगी, संगठन क्या कार्रवाई करेगा, ये तो मुझे लगता है 4 तारीख के बाद सामने आएगा। लेकिन मुझे लगता है इनके खिलाफ कार्रवाई तो कुछ ना कुछ जरूर की जाएगी। लेकिन भीतरघात की जहां तक बात है, आप ये देखिए, बाकी कैंडिडेट्स के अलावा करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी शिकायत की है, उनके साथ भी भीतरघात हुआ है। जी जी, और उन्होंने तो नायब सिंह सरकार के मंत्री जो उनके करीबी पे आरोप लगाया है। हाँ, देखिए, उन्होंने राज्य मंत्री महिपाल ढांडा के बेहद करीबी एक पूर्व सरपंच हैं, जो आपके बूथ स्तर के एक अधिकारी भी हैं, उनको बकायदा पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया है। जी, उनके नोटिस जारी होते ही महिपाल ढांडा को भी एक बार परेशानी में पड़ गए हैं कि मेरे खास आदमी, जो बिल्कुल करीबी व्यक्ति है, उसे नोटिस जारी कर दिया गया है और आगे 4 महीने बाद अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है। अगर मैं उसका बचाव नहीं करता तो मुझे इसका भुगतान चुनावों में भुगतना पड़ेगा, और अगर साथ देता हूं तो इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल थे। तो उनके लिए भी एक संकट पैदा हो गया है यहाँ पर। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसके अलावा और भी ये है, आप देखो शिकायतें, अगर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिन्होंने 9.5 साल मुख्यमंत्री का पद संभाला, कुर्सी संभाली, राजकाज संभाला, जिनका अपना पूरी पार्टी पर अपना एक कब्जा था, पार्टी उन्हीं के इशारे पर चलती थी। अब देखिए ना, वर्तमान मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो अभी तो है ही। देखिए, नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष का पद भी आज उनके पास है, मुख्यमंत्री भी उनके पास है, और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही कुर्सियां उनको मिली हैं, मनोहर लाल की बदौलत मिली है। दोनों मनोहर लाल की पसंद थे वो, इसलिए मनोहर लाल ने उनको पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जब मुख्यमंत्री बदलने की बात आई तो नायब सिंह सैनी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो आज भी राजकाज, सत्ता, संगठन चला मनोहर लाल ही रहे हैं। ये ऐसा माना जाता है कि पीछे से वही चला रहे हैं, क्योंकि नायब सिंह सैनी उनके लाए हुए हैं, वो उनसे बाहर नहीं हो सकते जी। उसके बावजूद अगर उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, एक उनका रोड शो था ग्रामीण क्षेत्र में, उन्होंने एक मौजूदा पूर्व जिला पार्षद रहा है जी, वो पहुंचा ही नहीं वहां पे, वो उस गायब रहा, वहां गायब रहा अपने इलाके के में रोड शो, वो अपने रोड शो में गायब रहा। इसी तरीके से उनके लोकसभा क्षेत्र में, इसराना विधानसभा में शिकायत आई कि चुनाव वाले दिन एक जो उनका चुनाव में जो इलेक्शन एजेंट जो बाहर बैठते हैं टेबल लगा करके, कि वो लोग आते हैं, उनसे पर्ची बनवाते हैं, वो जजपा के टेंट में दिखाई दिया, जजपा की टेबल पे खड़ा दिखाई दिया, और सफाई भी बड़ी मासूमियत के साथ। हालांकि उसने मैं पेन लेने गया था, मुझे कुछ लिखना था, पेन लेने गया था, उनसे जब मैं पेन ले रहा था तो किसी ने मेरी फोटो खींच ली। तो आप ये देखिए, अगर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ अगर इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, तो बाकी उम्मीदवारों के साथ क्यों नहीं होंगी जी। इसका मतलब हरियाणा में लगभग सभी उम्मीदवारों के साथ इस तरह का भीतरघात हुआ है। इसका मतलब यह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में या तो कहीं ना कहीं रोष है, या वो जो है संतुष्ट नहीं है जी, तभी उन्होंने भीतरघात किया है। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव तो सिर पे खड़े, ये पार्टी के लिए बड़ी चिंता। अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, ये चिंता की बात है, ये चिंता की बात है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं भांप पाई कि जनता उनसे रुष्ट है, उनसे नाराज है, अंडर करंट चल रहा था, इसलिए इसका फायदा कांग्रेस को मिला जी। और इसीलिए हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई दिखाई दे रही है। कोई भी सीट ऐसी नहीं है
जो ऐसी क्लियर होगी ये भारतीय जनता पार्टी 100% जीत रही है। नवीन जी, अब तक तो हम मान के चल रहे थे या बीजेपी भी मान के चल रही थी कि गुड़गांव और करनाल तो सेफली निकल जाएगी, लेकिन अगर पूर्व मुख्यमंत्री जो करनाल से खुद प्रत्याशी हैं पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि इसराना में या दूसरी जगह उनको सपोर्ट नहीं मिला या उनके लोगों ने भीतर घात करने की कोशिश की, तो इसका मतलब तो ये है कि कुछ ऐसे नाम भी होंगे जो उनको ना पता चले हो, जिसकी रिपोर्ट ना आई हो। इसका मतलब करनाल में बड़ी समस्या है पार्टी के लिए। डबास जी, करनाल में जहां उन्होंने भीतर घात की शिकायत की है, वहीं वो सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी पहले मोर्चा खोल चुके हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि अधिकारी और कर्मचारी पूर्व में रही सरकार के मुखियाओं के साथ थे, उनके हाथों में खेल रहे थे, उनके साथ उनकी मिली भगत थी। और ये शिकायत अकेले मनोहर लाल ने नहीं की है, बाकी कैंडिडेट्स ने भी की है। आप देखिए सोनीपत, सिरसा और सीटों से भी सरंगी शिकायतें आई हैं। रिजल्ट आने के बाद क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या उन अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होंगे? क्या उनके खिलाफ उनको कोई नोटिस थामा जाएगा? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? ये एक बड़ा मुद्दा है। और जिन नेताओं के खिलाफ शिकायत हुई है, मौजूदा सांसद हों, विधायक हों या मंत्रियों के करीबी हैं, तो क्या अगले विधानसभा में चुनावों में उनकी टिकट काटी जाएगी या उनको इस बात का नुकसान होगा? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। नहीं, मुद्दा तो ये भी है कि जिन विधायकों ने या सांसदों ने या जो भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने अगर अंदर खाने या किसी को फोन किया या कुछ भी कहा, इसका मतलब तो वो तैयार हैं, वो जो भी कार्रवाई हो उसके लिए भी तैयार है। और उनका मानना ये है कि भाई ठीक है, जो है वो अब कोई एक सिर तो चाहिए जिस पर पैर रख के आगे बढ़ना। उनको कोई और रास्ता दिखाई दे रहा होगा। देखिए, सोनीपत से मोहनलाल बड़ोली ने तो बकायदा ये कहा है, उनके पास इसकी रिकॉर्डिंग है कि उनकी पार्टी के पूर्व सांसद, विधायक और नेता उनके खिलाफ वोट मांग रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि भी इसको वोट नहीं देने। मोहनलाल बड़ोली ने तो आधे दर्जन से ज्यादा नाम गिनवा दिए। उन्होंने तो पूर्व सांसद या मौजूदा निवर्तमान सांसद हम कह सकते हैं उसका नाम लिया है, उन्होंने विधायक का नाम लिया है, उन्होंने कविता जैन और उनके पति का नाम लिया है, उन्होंने तो दुनिया जिला अध्यक्ष का नाम लिया है, उन्होंने दुनिया भर के नाम लिए। उन्होंने तो कहा मैं इन सबके खिलाफ लिखकर देने के लिए तैयार हूँ, लिखित में इन लोगों की शिकायत देने के लिए तैयार हूँ। अगर इतने लोगों ने उनके खिलाफ काम किया है तो निश्चित तौर पर फिर तो सोनीपत बचा ही नहीं पाएगी बीजेपी। 14 में बीजेपी ने जीता सोनीपत, 19 में बीजेपी ने जीता, 24 में बीजेपी के लिए ये संकट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, हरियाणा में जितने उम्मीदवार हैं सबके सब चुनाव लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी के नाम पर जी। उनको आज वोट भी मिले होंगे तो मैक्सिमम नरेंद्र मोदी के नाम पर मिले हैं, उनके अपने चेहरे पर मिले हैं, लेकिन अपने चेहरे पर इतने नहीं मिले जितने मोदी के नाम पर मिले हैं वोट। पार्टी अगर आज चुनाव में खड़ी रही तो मोदी के नाम की वजह से खड़ी रही, ये एक बड़ी वजह थी। और देखिए, मनोहर लाल को हटाने का नुकसान भी पार्टी को भुगतना पड़ा इस चुनाव में। जब चुनाव आएंगे तो परिणाम आएंगे तो वो भी दिखाई देगा। हाँ, लोकसभा चुनाव से बिल्कुल, जब लोकसभा चुनाव सिर पे थे उस समय एकदम से मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, नए मुख्यमंत्री आ गए, मुख्यमंत्री को बदल दिया गया और आप देखिए ना उसका परिणाम कितना जबरदस्त भीतर घात हुआ है। जिन जिन चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने बदला है, जो जो उम्मीदवार बदले गए हैं, उन सबके खिलाफ लगभग मुझे लग रहा है जितने नए कैंडिडेट आए हैं, नए चेहरे आए हैं, उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, वो उन सबसे खफा नजर आ रहे हैं जिनकी टिकट काटी गई। देखिए, ये राजनीति में बड़ा स्वाभाविक सा है, जिसकी कुर्सी जाती है, जिसकी टिकट कट रही होती है, वो आदमी बिफरता है। उसको लगता है कि तेरे हाथ से तेरी कुर्सी चली गई, तूने इतने साल राज भोगा, तूने मेहनत करी, तूने पार्टी का साथ दिया और आज पार्टी ने तुझे दरकिनार कर दिया। तो ये राजनीति के साथ साथ आप किसी भी फील्ड में देखो तो हर फील्ड में ये दिखाई देता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बड़प्पन दिखाते हैं शांत होकर के, ये फिर आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। अच्छा, बीजेपी के तो जो मुख्य प्रवक्ता है प्रदेश के, उनकी तरफ से एक बयान मुझे पता चला आज आया, उन्होंने कहा, एक डीसी का नाम लिया है,
देखिए, अगर डिप्टी कमिश्नर का कोई नाम ले रहा है और बड़ी बात है, बड़ी बात है, और वो कह रहे हैं कि उनकी ओर से कैलेंडर छपवाया गया, उस कैलेंडर में अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें और परिवर्तन के लिए वोट करें। अब इस परिवर्तन का मायने क्या है? क्या वो सवाल उठा रहे हैं कि परिवर्तन का मायने क्या है, ये इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपसे इसका विश्लेषण जानना चाहे कि ये परिवर्तन का मायने वाकई में, अगर अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी, इस तरह की अपील अगर उनकी बात सच है और ये सच साबित हो जाती है, तो उसके बाद तो बड़े गंभीर, मतलब अगर ब्यूरोक्रेसी सरकार के साथ नहीं है तो फिर कौन सरकार के साथ होगा? नेता तो इधर से उधर आते जाते रहते हैं, उनको तो जहां थोड़ा सा मौका मिलता है वो अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं और उनको अपना स्थान बनाना होता है। लेकिन अफसरशाही को तो सरकारों के साथ ही काम करना होता है। देखिए डबास जी, अफसर हमेशा अफसरवादी होता है। अफसर देख के वो अपना रंग रूप बदल लेता है, अपनी कार्यशैली बदल लेता है। हमने ये बात आमतौर पर देखी है, जैसी सरकार बदलती है अफसर पलटी मार जाता है। आज अगर अफसर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के काम कर रहा है, उनके मंत्रियों की सुन रहा है, उनके मुख्यमंत्री, लेकिन अफसर देख लेगा चुनावों से पहले, भांप लेगा कि हवा किसकी है, वो उस नेताओं के पास फोन करना शुरू कर देगा, उनके काम करने चालू कर देता है अफसर उन्हें कहता है जी हाँ सर कोई और काम हो तो आप बता देना, मैं यहाँ पर हूं। तो अफसर को ये पता है कि सरकार बदलेगी, वो अफसरवादी होता है, वो अफसर मौके ये नवीन जी ने एक जो पॉइंट रखा कि अफसर को पता है कि सरकार बदलेगी। दोस्तों, इसका मायने आप जरूर निकालिएगा, क्योंकि ये बड़ी गंभीर बात है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस समय। देखिए, आप संकेतों की भाषा समझते हैं और हरियाणा का नागरिक इतना जागरूक है, मुझे कम से कम ये लगता है कि हरियाणा का राजनीतिक तौर पे नागरिक बेहद जागरूक है, वो हर चीज को समझता है। लेकिन विश्लेषण जब किया जाता है तो हर बात का किया जाना चाहिए, और नवीन जी ने बड़ी गंभीर बात कही है कि अफसर जो है वो अफसर देखता है। नवीन जी, देखिए, जो अफसर आज मुख्यमंत्री कार्यालय में है, सीएमओ ऑफिस में है, वो ऐसा राज भोग रहे होते हैं, उन्होंने तो सरकार चला रहे होते हैं। बड़े बड़े अफसर, आईएएस आईपीएस अफसर भी उनके आगे नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उनको पता है सीएमओ में सारे डिसीजन जो लिए जाएंगे इनका बड़ा महत्व होगा उसमें। तो और जो इस कुर्सी पर होता है सीएमओ में, वो चाहता है कि अगली सरकार में भी वो सीएमओ में ही बैठे। वो मैंने आपको बताया कि अफसर जो है ना नवज भांपते हैं, तो अफसर नवज भांप कर दूसरे मुख्यमंत्री जो पहले की सरकारों में रहे हैं, जो या उनको लगता है कि ये मुख्यमंत्री बन सकता है। कई बार नेताओं को तो मौसम विशेषज्ञ कहा जाता है, अफसर भी मौसम विशेषज्ञ होते हैं। अफसर भी इस बात को, क्योंकि अफसरों के पास पूरे प्रदेश से रिपोर्ट आती रहती है कहाँ क्या माहौल चल रहा है। अच्छा, रिपोर्ट से बड़ी गंभीर बात है, गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं में, चाहे मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गुस्सा इनमें इस बात को लेकर भी है कि जो 3 विधायक, निर्दलीय विधायक जिन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा था, अफसरों ने भनक ही नहीं लगने दी, जबकि इनकी सीआईडी और इनकी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत होती है कि अगर प्रदेश में पत्ता भी हिलता है तो मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं तक वो खबर पहुंचाना जो है वो अफसरशाही की ड्यूटी होती है। गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि सरकार को या मुख्यमंत्री को या पूर्व मुख्यमंत्री को इसकी भनक ही नहीं लगी कि 3 विधायक, निर्दलीय विधायक, वो कांग्रेस को समर्थन देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे गंभीर बात है नवीन जी। देखिए, और वो भी बीच इलेक्शन में। देखिए, अक्सर देखा गया है चुनावों में नेता पलटी मारते हैं इधर से उधर, वो भी नवज पहचानते हैं, वो भी नवज देखते हैं कि जनता की नवज क्या है, कौन सी पार्टी की सरकार आ सकती है, कौन सी पार्टी का रुख पब्लिक, कौन सी पार्टी का रुख चल रहा है, कौन सी पार्टी को लाना चाह रही है। लेकिन सरकार का खुफिया तंत्र वो ऐसे समय पे आमतौर पर, देखिए, जब तक सरकार रहती है वो सरकार को सरकार के फेवर की चीजें बताती रहती है। जी आप तो बहुत बढ़िया शासक हो, आप बहुत बढ़िया राज चला रहे हो, लोग आपसे बहुत खुश हैं। वो सरकार की कभी भी कमियां नहीं बताती सरकार को। अगर वो सरकार को कमियां बताने लग जाए तो इस तरह की घटनाएं कम हो जाएंगी जी। इस तरह के मौके नहीं आएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि राजा को तो
वाह 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 ही करने वाले पसंद आते हैं। नहीं तो कोई इंटेलिजेंस में सबसे बड़े आला अधिकारी भी होते हैं सर, सीआईडी के में भी चीफ होते हैं, वो उनकी ड्यूटी है पता करना, और अगर सरकार के लिए कोई इस तरह का खतरा हो रहा है तो उनकी ड्यूटी है बताना। अगर वो नहीं बताया है और अगर उनको पता ही नहीं चला तो नाकामी है, और पता चलने के बाद अगर सरकार तक ये सूचना नहीं पहुंची है तो फिर इसका मतलब तो 2024 विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर संकेत दे रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये है सरकार की बड़ी नाकामी है, खुफिया तंत्र की नाकामी है, इनके सीआईडी की नाकामी है। जिन अफसरों को इंटेलिजेंस करते हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में लगे हैं, वो अगर सरकार को नहीं बता पा रहे कि आपकी पार्टी को जो विधायक कल तक समर्थन दे रहे थे वो रातों रात कहीं और जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में उन्होंने पलटी मारी, कई दिनों से उनकी नेताओं से बातचीत चलती है। उन नेताओं को कहीं ना कहीं इस बात का उन नेताओं को कहा जाता है कि आपको अगले चुनावों में टिकट दी जाएगी, आपको महत्व दिया जाएगा, आपको कोई पद दिया जाएगा, तभी वो दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं जी। और ये एक दिन की बातचीत नहीं है, ये लंबे दौर की बातचीत होती है, कई दिनों की बातचीत होती है। और अगर उसकी भी इंटेलिजेंस को नहीं पता, खुफिया विभाग को नहीं पता, तो इनका खुफिया तंत्र फेल है, इसका मतलब फेल है। अब आप देखिए, आपने बड़ी गंभीर बात चर्चा की शुरुआत में कही नवीन जी, आपने कहा कि कांग्रेस की राजनीति में गुटबाजी जो है ना वो सर्वविदित है, वो हर कोई जानता है, एवरीबॉडी नोज कि कांग्रेस में बड़ी खुली है वो बड़ा खुला है, और वो खुल के लड़ते हैं आपस में, एक दूसरे का मंच साझा नहीं करते, एक दूसरे की कैंपेन में नहीं जाते, किसी और के में चले जाते। अब वीरेंद्र सिंह और जयप्रकाश हिसार से देखिए, वीरेंद्र सिंह के बेटे 2019 में सांसद बने थे और जनता पार्टी से सांसद रहे, सांसद रहे, और उसके बाद वो पार्टी छोड़ के आए, सिटिंग एमपी थे, तो ये लग रहा था कि उनको टिकट मिलनी जरूरी है, लेकिन नहीं मिली। तो उसके बाद जो है वीरेंद्र सिंह पे जयप्रकाश ने आरोप लगाया कि भाई मेरी मदद नहीं हुई, और वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाई मेरे को अगर बुलाते तो मैं जाता। और ये बीच में इस तरह की खबरें अब चुनाव खत्म होने के बाद दोबारा शुरू हो गई है, जयप्रकाश और वीरेंद्र सिंह के आपस में जो घमासान चल रहा है, लेकिन वो घमासान ऐसा है जिसको इलेक्शन के दौरान भी लोग समझ रहे थे, इलेक्शन से पहले भी लोग समझ रहे थे, चर्चाएं चल रही थी कि अगर टिकट कट गई है तो वीरेंद्र सिंह कितना साथ देंगे भी या नहीं देंगे। इलेक्शन के दौरान भी लोगों ने ये इस तरह की चर्चाएं की, वीरेंद्र आएगा नहीं आएगा, उसका बेटा आएगा नहीं आएगा, तो वो चल रहा था। कम से कम इस तरह से साथ होके और साथ ना देने वाला इस तरह का काम तो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा हुआ है। देखिए, बात करें अगर हम चौधरी वीरेंद्र सिंह की जी, हिसार से चौधरी वीरेंद्र सिंह, कुलदीप बिश्नोई, ये दोनों ही टिकट के दावेदार थे। दोनों अपने बेटों के लिए टिकट मांग रहे थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने बेटे विजेंद्र सिंह के लिए टिकट मांग रहे थे, और कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए टिकट मांग रहे थे, या अपने लिए टिकट मांग रहे थे। हाँ, ना विजेंद्र को मिली ना भव्य, दोनों को ही, या कुलदीप को नहीं मिली, या कुलदीप बिश्नोई को, उन दोनों को ही टिकट नहीं मिली। और दोनों ही आप देखें कांग्रेस के नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो आए हुए उन्हें बहुत कम समय हुआ, नहीं तो सारी जिंदगी इन्होंने कांग्रेस में निकाली है। एक का कैरियर कांग्रेस से बीजेपी में गए, एक कांग्रेस से बीजेपी में जाके वापस कांग्रेस में आए। भाई अगर हम बात करें चौधरी वीरेंद्र सिंह की, तो उनका बेटा आईएएस था विजेंद्र सिंह, आईएएस से उसने इस्तीफा दिया, वो पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़े और एमपी बने, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिली। वीरेंद्र सिंह को लग रहा था कि उन्हें जो है केंद्र में मंत्री पद मिलेगा, लेकिन उन्हें ना मंत्री पद मिला, ना उन्हें कुछ और महत्वपूर्ण पद मिला। वो असंतुष्ट नजर आ रहे थे, वो दोबारा से कांग्रेस में गए, लेकिन वो ये भूल गए कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर्वे सर्वा हरियाणा में नजर आ रहे हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनका शुरू से 36 का आंकड़ा रहा है। तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको टिकट लेने देगा? वो ये बात भूल गए। उनको लगा कि वो सोनिया के दरबार में उनकी हाजिरी है, सोनिया गांधी के साथ डायरेक्ट उनके संबंध है, तो उनकी टिकट नहीं कटेगी। लेकिन सवाल तो ये है ना नवीन जी कि देखिए, ये सब कुछ ओपनली हो रहा था, ये सब कुछ खुले में हो रहा था, लोग अंदाजा लगा रहे थे, वोटर देख रहे थे, समझ रहे थे सब कुछ। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती है कि अफसर भी साथ नहीं दे रहा, आपका जिला अध्यक्ष भी साथ नहीं दे रहा, आपके एमपी जो चुन के आए थे 19 में जिनकी टिकटें कटी वो साथ नहीं दे रहे, आपके एमएलए साथ नहीं दे रहे, और आप भाप नहीं पा रहे हो, ये तो बड़ी गंभीर बात है।
किसी भी पार्टी के लिए, और उस पार्टी के लिए जिसका संगठन इतना मजबूत है। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, कांग्रेस के पास तो हरियाणा में संगठन ही नहीं है जी, संगठनहीन सरकार है, संगठनहीन पार्टी है। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष के बाद किसी जिले में उनका कोई जिला अध्यक्ष नहीं, कोई मंडल अध्यक्ष नहीं, कोई मोर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उनके पास बिना टीम के वो लोग चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन में एक बड़ी फौज है जी। बीजेपी के पास संगठन है, उसके बावजूद बीजेपी भीतरघात के आरोपों से घिरी हुई है। बीजेपी के कैंडिडेट भीतरघात के आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, जब हम ये शो रिकॉर्ड करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी हर अपेक्षा पे खरा उतरा जाए, विश्लेषण इतना सटीक हो, बेहतर हो कि आपको पसंद आए। इसके लिए हम मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं। हम आपसे सिर्फ इतनी अपील करते हैं कि जब आप शो देखें तो कमेंट जरूर करें, टिप्पणी जरूर करें, क्योंकि जब आप टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं, अपनी राय देते हैं, तो आपकी राय से हमारी राय भी बनती है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं एक बार फिर कहता हूं, आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डबास जी।